वेलकम टू कर्म क्लासेस चैनल। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत तो है ही, लेकिन साथ ही बेस्ट विशेष भी है, क्योंकि कल यानी 18 जून को आपका यूजीसी नेट होने वाला है, जिसकी तैयारी मैं और आप दोनों कर रहे थे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो भी ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि यह भी कल के एग्जाम से संबंधित है। दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आप कल के पेपर यानी 18 जून 2024 के यूजीसी नेट में सफलता 100% चाहते हैं, तो करना क्या है, आपको यूजीसी नेट के लिए जितने भी वीडियो परम क्लासेस चैनल पर उपलब्ध है वो सारे देख डालिए, उन सबको एक बार गो थ्रू और लीजिए, ताकि आपकी सफलता के जो है अवसर 100% रहे और आप एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल को अपना मार्गदर्शक मान सकें। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम जानते हैं, जिसका नाम है शेड्यूल, अनुसूची। कल हमने जाना प्रश्नावली क्या चीज है, प्रश्नावली से संबंधित बहुत सी बातें जानी, जो कि अनुसंधान में डेटा संग्रहण के दो प्रकार हैं, प्राथमिक डेटा संग्रहण विधियां और द्वितीयक डेटा संग्रहण विधियां। तो प्राथमिक डेटा संग्रहण विधियां हैं, उससे हमने कल जाना प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनियर। आज हम जानेंगे शेड्यूल को। शेड्यूल होती है प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन दोस्तों वो अलग होती है, जिसे हम अनुसूची कहते हैं। तो दोस्तों आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, कल एग्जाम भी है आपका नेट का, तो हम जान लेते हैं दोस्तों जल्दी ही इस विषय के बारे में। तो दोस्तों अनुसूची अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने के लिए डेटा संग्रहण पद्धतियों में से एक है, जो कि प्राथमिक स्रोत का ही एक भाग है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं, अनुसूची प्राथमिक स्रोत का ही एक महत्वपूर्ण भाग या अंश है। अनुसूची आंकड़े व सूचना संकलित करने का वह माध्यम है जिसमें अनुसंधानकर्ता ऐसे प्रश्नों की सूची तैयार करता है जो उसको अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोस्तों ये दोनों सिमिलरिटी तो प्रश्नावली और अनुसूची में है, लेकिन अनुसूची कहां पर भिन्न है और क्यों यह अधिक महत्वपूर्ण है वो भी हम जानते हैं। इसके बाद वह इस अनुसूची को लेकर खुद उत्तरदाता के पास जाता है तथा अनुसूची में लिखे प्रश्न पूछता है और आंकड़े सूचनाएं संकलित करने की कोशिश करता है, और उसे ही अनुसूची कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, प्रश्नावली में तो हम डाक के द्वारा भेज देते हैं और हम आशा करते हैं कि समय पर वो भरकर भेज देगा उत्तरदाता, लेकिन अनुसूची में खुद प्रश्नकर्ता या अनुसंधान करता खुद उत्तरदाता के पास जाता है और उससे उत्तर भरवा कर लाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि आपको अपने अनुसंधान से संबंधित जो सामग्री है, जो उत्तरदाताओं के उत्तर है, वो शीघ्र मिलने की आशा रहती है, क्योंकि प्रश्नकर्ता खुद वहां पर मौजूद है और उससे जो प्रश्न है उसके अलावा कई और प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हुए। जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली में जो सूची भेज दी उसी के अनुरूप वो भरकर भेज सकते हैं उत्तरदाता। तो हम जान लेते हैं कि अनुसूची आखिर है क्या। हमने सामान्य अर्थों में तो जान लिया कि यह प्रश्नों की सूची है जिसे उत्तरदाता भरकर भेजता है, लेकिन इसे समझने की दृष्टि से हम कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन परिभाषाओं को जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है उसमें आपको परिभाषा देकर यह पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों जान लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि आपके कल के यानी कि 18 जून 2024 के यूजीसी नेट के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी विषय हो, मीडिया का ही नहीं, हर किसी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हर विषय में हर पेपर में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछेंगे और उसमें अनुसूची भी उसका एक भाग है। तो दोस्तों जान लेते हैं कुछ परिभाषाओं को। तो पहली परिभाषा तो यही है, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर पूछे और भरवाए जाते हैं। ये किसने दी है, यह सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों।
यह दी है गुडे व हट, जो कि समाजशास्त्रियों में अग्रणीय नाम के रूप में जाने जाते हैं। गुडे व हट, पुनः सुन लें, गुडे एंड हट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो कि साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर पूछे और भरवाए जाते हैं। दोस्तों, उसमें साक्षात्कारकर्ता मतलब प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होता है, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए होते हैं और प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर भरवाए जाते हैं। राइट, अब जान लेते हैं हम दूसरी, मैककॉर्मिक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैककॉर्मिक, अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची है जो कि उत्तर के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त की जाती है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। मैककॉर्मिक के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों से अधिक कुछ भी नहीं है जिनका उत्तर उत्तरदाताओं पर भरकर भेजना है। समझ गए? दोनों में क्या है सिमिलरिटी, क्या दोनों परिभाषाओं में, कि उत्तरदाता उत्तर भरकर देता है, लेकिन वह जो प्रश्न करता है या उत्तर प्रश्न करता है या अनुसंधान करता है उससे प्रत्येक संपर्क में रहकर उनको भरता है। यह दोनों ही परिभाषाओं में देखने को मिलता है। उसके अलावा डॉक्टर गोपाल के अनुसार अनुसूची एक अर्थ में विभिन्न मदों अथवा पक्षों की एक विस्तृत, वर्गीकृत व नियोजित श्रेणीबद्ध सूची है जिस पर उत्तरदाताओं से सूचना वांछित हो सकती है। दोस्तों, प्रश्नों की वह सूची, अनुसूची, जिसके बारे में आशा की जाती है कि उत्तरदाता चाहे गए प्रश्न पर अपनी राय के रूप में उत्तर देने की कोशिश करेंगे और उत्तर बड़े ही व्यवहारिक ढंग से देंगे और स्वतंत्र दिमाग, मन और मस्तिष्क से देंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा समय होता है और जो प्रश्न करता है या अनुसंधान करता है वो आपसे प्रत्यक्ष संपर्क में है। अगला है, इस प्रकार हम सारांश के रूप में, देखिए हमने जाना 3 परिभाषाएं जानी और तीनों में एक जो कॉमन है वो चीज क्या है? तीनों में कॉमन चीज एक है कि तीनों में अनुसंधान करता है, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों टू वे कम्युनिकेशन के जरिए जुड़े हुए हैं और दोनों कोशिश यह करते हैं कि अनुसंधान के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न किए गए हैं, उनके उत्तर सही ढंग से अनौपचारिक रूप से भरकर पेश कर दिए जाए। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं सार रूप में क्या है अनुसूची। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुसूची एक प्रकार की सामग्री संग्रहण के लिए बनाई गई प्रश्नों की वह सूची है जिनके उत्तर स्वयं अध्ययनकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर सूचनादाता के आमने सामने के संपर्क द्वारा प्रश्न कर प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो प्रश्न सूची है उसे लेकर प्रश्नकर्ता या अनुसंधानकर्ता खुद भौगोलिक क्षेत्र में जाकर अपने निर्धारित उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित प्रश्न सूची उनके समक्ष रखकर और उनसे आग्रह करता है कि उनके उत्तर भरकर दे दें। इससे फायदा क्या होगा? एक तो उसे वस्तु स्थिति का नॉलेज होगा कि सही भरकर दी गई है। दूसरी है वो ज्यादा विश्वसनीय और ऑथेंटिक होगी, प्रामाणिक होगी, क्योंकि वह खुद जाकर लेके आ रहा है और समय कम लगेगा। कई बार तो क्या है, प्रश्नावली में तो भेजे नहीं जाते हैं प्रश्न भरकर, जो प्रश्नावली है या जो प्रारूप भरकर नहीं भेजा जाता। इसमें यह प्रामाणिकता है, यह विश्वसनीयता है और यह तय है कि वो प्रश्नावली तो भरकर तो आएगी है, उत्तरदाता भरकर तो देगा ही देगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस दृश्य से अनुसूची और प्रश्नावली कुछ मौलिक भिन्नताएं दिखाई देती है। इस तरह सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची की उपयोगिता बहुत अधिक है बजाय प्रश्नावली के, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव है और हम उसको बार बार कह सकते हैं कि भैया मेरा अनुसंधान में कुछ समय बचा हुआ है, तो उसको भरकर दे दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी, या जो भी हम अच्छे वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अनुसूची तो हमने जान ली, लेकिन उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, विशेषता पहला तो यह है, अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक शीर्षकों व प्रश्नों की एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची है। दोस्तों, कई शीर्षक दिए जा सकते हैं,
कई शीर्षकों से संबंधित, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, जनसंख्या वृद्धि में अन्य साधनों का योगदान। तो दोस्तों इस तरह की हम शीर्षक में एक प्रश्नों की सूची दे सकते हैं, लेकिन वर्गीकृत होगी और जो वर्ग सूची होगी वो क्रमवार होगी। ऐसा नहीं कि कभी कहीं कुछ दे दिया कहीं कुछ दे दिया, वो क्रमवार और एक सुनिश्चित ढंग से दी गई होगी ताकि वो आकर्षित लगे। और डेटा संग्रहण में और डेटा विश्लेषण में, सामग्री विश्लेषण जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, तो उसमें यह मदद प्रदान कर सके। दूसरी है अध्ययनकर्ता उत्तरदाता आमने सामने हो। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वह है टू वे कम्युनिकेशन। उसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों एक दूसरे के आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन की जो है अवधारणा वो फलित होती है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अपना कार्य जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यह मेन विशेषता है। आमने सामने होने से हम कई अन्य प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं जो कि हमें उस समय दिमाग में नहीं आए जब हमने क्वेश्चन सूची बनाई थी। हम वहां की वस्तु स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखकर भी उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अनुसूची में अवलोकन के गुणों का समावेश हो जाता है। अध्ययनकर्ता केवल प्रश्नों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त नहीं करता बल्कि सूचनाओं की सत्यता को भी जानने का प्रयास कर लेता है। दोस्तों जो अनुसंधान करता है वो फील्ड में खुद जाता है जब अनुसूची के द्वारा वो पहुंचता है। तो दोस्तों यह अवलोकन के बहुत करीब है। जो प्रश्न करता है वह खुद वहां जाकर देखता है कि क्या यह जो उत्तर दे रहा है उसकी सत्यता कितनी है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है। यदि उसे प्रामाणिकता का पुट कम होता है तो उसे थोड़ा सा कह भी देता है कि उत्तरदाता की बोला ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि मैं खुद क्षेत्र में जाकर आया हूं, तो आप इसे कुछ मोल्ड कर दीजिए या उसका परसेंट है कुछ ज्यादा है कम कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अवलोकन की जो धारणा है या अवलोकन की जो विशेषता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उसके बाद हम बात जानते हैं अनुसूची अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता पर नियंत्रण बनाए रखने की प्रवृत्ति है। दोस्तों अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण इसलिए हो गया क्योंकि वो जो सामने उत्तरदाता बैठा है ना वो कम पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा होता है और वो आप उसके सामने अपने पांडित्य जो गुण है उसको नहीं वहां पे बांट सकते क्योंकि आप केवल उत्तर जानना चाहते हैं उससे, न कि अपना पांडित्य का गुण उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। इसलिए वो नियंत्रण में है अध्ययनकर्ता, क्योंकि उसे अपना काम निकालना है, क्योंकि उसे अपना अनुसंधान करना है, तो उसे नियंत्रण में रहना ही पड़ेगा। दोस्तों खर्चों के नियंत्रण में, उसे बातचीत में नियंत्रण में, हम हमारा आपा नहीं खो सकते, हमें नियंत्रण में रहना पड़ेगा। चाहे वो शाब्दिक नियंत्रण हो चाहे सम्मानजनक शब्दों का नियंत्रण हो, उससे हम नियंत्रण रहना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अगला जो इसका गुण है वह है अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित और शिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सबसे बढ़िया काम है दोस्तों अनुसूची इसलिए बढ़िया मानी जाती है क्योंकि वह लिटरेट और इलिटरेट दोनों के लिए काम की है। दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा अनुसंधान कार्य है जिसके अंदर हमें अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों तरह के लोगों से सूचनाएं प्राप्त करनी है, लेकिन प्रश्नावली इसकी कभी भी आपको गवाही नहीं देती कि वह अशिक्षित व्यक्तियों से भी वांछित जानकारियां हासिल कर सकती है। क्योंकि दोस्तों प्रश्नावली हम बाय पोस्ट भेजते हैं और भेज ही नहीं सकते हम, पहली बात तो अनपढ़ लोगों के पास हम भेज ही नहीं सकते, जबकि अनुसूची में हम क्या करते हैं अशिक्षित और शिक्षित दोनों से मिलकर और उनको बता सकते हैं कि आप बता दीजिए उत्तर मैं भर लेता हूं या आप बता दीजिए उत्तर आपके पास में बैठा है वो भर के दे दिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम दोनों तरह के और हर तरह के शिक्षित अशिक्षित कम पढ़े लिखे महिला पुरुष उन सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में जाकर और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये मेन उसकी विशेषता है कि जहां प्रश्नावली केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयुक्त है, वहीं पे यह जो प्रश्नों की सूची अनुसूची वह अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी राय रखने का एक अवसर देती है। उसके बाद बात आती है अनुसूची छोटे क्षेत्र में किए गए जाने वाले अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों अनुसूची कब उपयुक्त है कि छोटे क्षेत्र में हमारे जो उत्तरदाता है छोटे से क्षेत्र में या नजदीक के क्षेत्र में हो, सीमित क्षेत्र में हो,
वहीं तक उपयुक्त है, क्योंकि यदि हम दूर जाएंगे तो हमारा समय भी खराब होगा, पैसे भी अधिक लगेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, वित्तीय परिस्थिति में बड़े क्षेत्र में फैले हुए, विशेष परिस्थिति में बड़े क्षेत्र में फैले हुए सीमित संख्या वाले उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र करने में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों बड़ा क्षेत्र है लेकिन कम हमारे जो उत्तरदाता है उनसे भी संपर्क करके हम ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमें कम समय लगेगा, क्योंकि कुछ ही गिने चुने हमारे उत्तरदाता, उनसे संपर्क करके हमें हमारा जो अनुसंधान कार्य करना है। अब बात आती है कि अनुसूची के उद्देश्य क्या है, अनुसूची को क्यों अपनाया जाए, क्या वजह है कि अनुसूची का ही सहारा लिया जाए, क्यों नहीं हम प्रश्नावली को ही अपना लें। तो दोस्तों अनुसूची को अपनाने के पीछे कई अहम कारण हैं, कई उद्देश्य हैं, वो हम जान लेते हैं। अवलोकन को अधिकाधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाना है। दोस्तों मैंने बताया इसकी विशेषता है कि अवलोकन की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। अवलोकन की विशेषता ये होगी, अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वस्तु स्थिति का स्वयं के द्वारा निरीक्षण कर लेना, अपनी खुली आंखों से उस वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेना। और अनुसूची में भी क्या होता है, खुद अनुसंधान करता है, प्रश्न करता है, उपस्थित रहकर उस वस्तु स्थिति का भान करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रामाणिक और अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि उत्तरदाता के संपर्क में प्रश्नकर्ता प्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में होता है, ताकि अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारियां केवल वही प्रश्नों पर उत्तर प्राप्त ना हो जो कि वो लिख कर लाया है। इसके अलावा प्रति प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि उस समय उसके दिमाग में आ रहे हैं। दोस्तों उसके अलावा हम जानते हैं अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है ताकि अधिक प्रामाणिक सूचनाएं मिल सके। दोस्तों प्रामाणिकता के लिए आपको टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। दोस्तों एक तो हमने क्या किया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमने क्या किया, भैया एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, भैया इसको भरकर भेज देना और जो प्रश्न, और हमने भी सोच लिया जो भी उत्तर आएंगे हम अपना काम कर लेंगे। ये तो हो गया काम चलाओ अनुसंधान। एक होता है प्रामाणिक अनुसंधान कार्य, जिससे कि आपके मन को भी और मस्तिष्क को दोनों को संतुष्टि मिले और जो किसी के आगे काम आ सके। तो ऐसे कार्य के लिए अनुसूची की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर और उन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं जो कि हमें वास्तव में जिनका उत्तर चाहिए। हम लोग अनुसूची में एक बात और बता दूं, प्रश्न भी प्रामाणिक और विश्वसनीय और मौलिक होते हैं दोस्तों। वो किसी की कॉपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब उससे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पर भी उत्तर चाह लेते हैं जो कि हमने सोचे ही नहीं थे कि इसके बारे में हमें उत्तर चाहिए होता है। दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे पहले दिमाग में नहीं आए, समय की प्रतिकूलता को देखते हैं, लेकिन उस समय भी अनुकूल था और स्थिति भी अनुकूल थी और हमने वो क्वेश्चन पूछ लिए और हमें उनके उत्तर भी मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा कतई नहीं है। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन लिखकर भेज दिया आपने उन्हीं का उत्तर मिलेगा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, कतई नहीं है। दोस्तों इसमें अवलोकन के गुण पाए जाते हैं। अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन है, उसके भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अवलोकन सबसे अधिक ऑथेंटिक, जितना कि अनुसूचियां उतनी ही अवलोकन विधि है वो बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि दोनों बहुत नजदीक है एक दूसरे के। दोस्तों दोनों में ही प्रश्नकर्ता फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर और क्वेश्चन और आंसर करता है और आंसर में से क्वेश्चन पूछकर और अपना अनुसंधान कार्य अधिक प्रमाणिक बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है अनुसूची में उत्तरदाताओं को अपनी ही भाषा में उत्तर देने का अवसर मिलता है, जिससे अधिक स्पष्टीकरण की संभावना होती है। हालांकि होता क्या दोस्तों, जब वह अनुसंधान करता फील्ड में जाता है तो उसे आशा की जाती है कि उसे उस क्षेत्र की भाषा का कुछ नॉलेज हो। दोस्तों हर कोई इंग्लिश में पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई हिंदी का ज्ञाता नहीं है, हर किसी ने दोनों सब्जेक्ट में लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी नहीं की। तो दोस्तों करना क्या होगा, हमें उनकी भाषा में सवालात करने पड़ेंगे और उनके पास इतनी आजादी है कि वो अपनी भाषा में सवाल के जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं, गरज हमारी है न कि उनकी है। प्यासे हम है न कि वो है, हम प्यासे हैं वो कुआं। हम जब प्यासा व्यक्ति जब कुएं के पास जाता है तो उसे उस कुएं के अनुसार ही मेहनत करनी पड़ती है। कुआं यदि गहरा है तो हमें डोरी लंबी करनी पड़ेगी,
तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, ताकि हमें उनकी भाषा में बात करते हुए जुड़ाव महसूस करे वो सामने वाला उत्तरदाता जो है, और वह अपनी भाषा में सोचे कि यार ये तो अपनी भाषा का और अपनी तरह का व्यक्ति है, तो हम इससे जुड़कर क्यों न एक सरल भाषा में, अपनी भाषा में इसको उत्तर दे। चाहे अनुसंधान करता हिंदी और इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकार हो, लेकिन उसे उस क्षेत्र की कुछ भाषा, कुछ सम्मानजनक शब्दों का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो खुद को उससे जुड़ाव महसूस करे, उससे सीधा संपर्क करने की कोशिश कर सके, और कुछ से बिना हिचकिचाहट के, बिना घबराहट के उसके प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे दे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों वो जानते हैं, जैसे कि राजस्थानी भाषा के बारे में कहा गया है दोस्तों, खाली धड़री कदव चेहरा बिना पिछाड़, खाली धड़री कदव चेहरे बिना पिछाड़, माइड भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। तो दोस्तों जिस प्रकार बिना चेहरे के, खाली धड़री कदव है चेहरा बिना पिछाड़, बिना चेहरे के, जैसे धड़ की, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोई कहीं पड़ा हुआ है, उसका चेहरा नहीं है, उसके बिना चेहरे के हम पहचान नहीं कर सकते, और उसे गुमशुदा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसी एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई है तो। लेकिन दोस्तों यदि ऐसे भाषा के साथ दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उसके लिए यदि हमने हिंदी और अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की, तो वो आपको नेग्लेक्ट करेंगे, आपको उपेक्षित कर देंगे, आपसे उपेक्षा करेंगे कि ये हमारे काम का नहीं है, ये शहरी बाबू है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यही यदि आप उनकी भाषा में बात करेंगे ना, तो ऐसा जुड़ाव महसूस करेंगे, आपके लिए वो पलक पावड़े बिछा देंगे, आपके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं दोस्तों, जब आप उनकी भाषा में बात करें। बड़ी मिठास होती है दोस्तों अपनी भाषा की। दोस्तों जो अपनी भाषा में हम कह सकते हैं या सामने वाला उत्तर दे सकता है, वह किसी दूसरी भाषा में दे ही नहीं सकता। दोस्तों क्या होता है मैं बता दूं आपको, 4 कोस में पानी बदले 5 कोस में वाणी। तो दोस्तों हम हर कोस की वाणी को तो नहीं जान सकते, लेकिन हम कोशिश करें कि जहां हम जा रहे हैं उस क्षेत्र की हमें भाषा का नॉलेज या वहां की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज हो, ताकि हम उनसे जुड़ सकें। प्रत्यक्ष रूप से हम जुड़ने जा रहे हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए करना क्या होगा, भाषा व भाव दोनों सरल हो, अनौपचारिक हो, औपचारिकता कुछ नहीं हो उसके अंदर। अनौपचारिकता होगी तभी हम जुड़ पाएंगे, हम उनके स्तर पर आकर उनसे बातचीत कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है अवलोकन के गुणों का समावेश होता है दोस्तों। उसमें क्या है, अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। मैं पहले से कहता आया हूं कि उसमें अवलोकन के गुणों का समावेश होने की वजह से वह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, अवलोकन के गुणों को आत्मसात करते हुए अनुसंधान के कार्य को पूरा करना इसका मूल उद्देश्य है, ताकि अनुसंधान की जो आत्मा है वह परिपूर्ण हो सके या वह पवित्रता के साथ कार्य पूरा हो सके। उसके बाद बात आती है आपकी, यह अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण बनाए रखता है और वह इससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, चाहे भाषा हो चाहे भाव हो या वहां की वस्तु स्थिति हो, उनको ध्यान में रखकर वह कार्य कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर सकता। यदि वह नियंत्रण से थोड़ा से भी बाहर आया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों की उपेक्षा का शिकार होने के रूप। दोस्तों हम हमारे अनुसंधान के सीमाओं में रहकर कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हमें कोई भी समय नहीं देगा और न ही उत्तर देने के लिए तैयार होगा। तो यह क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो अनुसूची है वह आपके प्रश्नों को कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है आपके प्रश्नों पर, और प्रश्नकर्ता अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। उसके अलावा है, इसके प्रश्नों से तथ्यों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जा सकता है। दोस्तों हमने क्या किया, वहां पे बैठे हैं, उसके सामने हैं, कई बार क्या हम सूची लेकर नहीं जाते, उसी समय पूछते हैं उससे, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रम है उसके अनुसार हम वहां पे निर्धारित कर सकते हैं, 1 नंबर इसको देना, 2 नंबर इसको देना, 3 नंबर, हम उसके उत्तर को वहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं और खुद भी हमें भरकर दे सकता है। उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मेन एक चीज और बता दूं मैं, अवलोकन का उद्देश्य यह है कि यह कहता है कि अपने अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना, केवल पढ़े लिखे लोगों को नहीं, यह अनुसूची हर व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
दोस्तों यह कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को जितना अधिकार है अपनी बात रखने का, उससे कहीं अधिक या उसके बराबर अनपढ़ या कम लिखे लोगों को भी अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का, वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार है। और इसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अनुसूची के, न कि प्रश्नावली की। अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसे कि अनपढ़ लोग भी जिसका उत्तर दे सकते हैं, बोल कर दे सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं या उनके ब्याह पर कोई दूसरा लिखकर दे सकता है। दोस्तों ये जो उद्देश्य है ना, वो प्रश्नावली में आपको कतई नहीं मिलेगी। इस स्थिति में प्रश्नावली है वो उससे कई भिन्न होती है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि उसकी और कौन सी विशेषताएं। यह है कि छोटे क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से अनुसंधान किया जा सकता है। दोस्तों अनुसंधान का क्षेत्र एक तो था विस्तृत, जैसे कि प्रेस का आम जन में महत्व, प्रेस कानून का मीडिया पर एक विहंगावलोकन दृश्य क्या है, व्यंगावलोकन करना है। और हम ब्रैकेट में लिखते हैं भारत के विशेष संदर्भ में, तो बहुत बड़ा अध्ययन हो जाएगा। यही हम लिख लें राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, तो क्या छोटा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के लिए यदि हमें अनुसंधान करना है, व्यंगावलोकन करना है प्रेस पर मीडिया कानून के अधिकार, मीडिया के कानूनों का, तो हमें करना क्या होगा, अनुसूची अपना लेनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे क्षेत्र के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने में अधिक सटीक बैठती है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमने विशेषताएं जान ली, हमने उद्देश्य जान ली, लेकिन दोस्तों आपको कैसे मालूम होंगे कि इसके उद्देश्य और प्रकृति या विशेषताएं ये है। दोस्तों आपको इसके लिए करना यह होता है, आपको बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, आने वाले जो न्यू टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं अनुसूची के प्रकार कौन से हैं, द टाइप्स ऑफ शेड्यूल। तो दोस्तों पहला है अवलोकन। दोस्तों इसमें क्या होता है, यह अवलोकन के लिए की जाती है। हालांकि सभी में अवलोकन का गुण पाया जाता है, लेकिन विशेषकर जब अवलोकन प्रकार की अनुसूची है तो उसमें फील्ड में जाकर अवलोकन किया जाता है, पूरी वस्तु स्थिति का घूम घूम कर देखा जाता है। साथ में प्रश्नकर्ता क्या होता है, यदि उत्तरदाता के पास समय है या वो कुछ उसको प्रलोभन देकर उसका समय अपने साथ बिताने के लिए तैयार कर लेता है, राजी कर लेता है, तो उसको फील्ड में ले जाकर अवलोकन करने के लिए राजी कर लेता है, उसके उत्तर, उसकी राय जानने के लिए कोशिश करता है। तो यह अवलोकन है जो पहला प्रकार है, और यह बहुत अधिक ऑथेंटिक है, क्योंकि उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता दोनों उसके साथ संपर्क में है, प्रत्येक संपर्क में होकर दोनों साथ साथ अवलोकन करें उस वस्तु स्थिति का, और दोनों अपनी अपनी राय देकर और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब मूल्यांकन विधि, किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए हम प्रश्नकर्ता जो है उत्तरदाता के पास जाता है, उसको जैसे कि जो है लघु शोध है या डिसर्टेशन है, उसकी कॉपी लेकर हम जाते हैं, बोला इसको मूल्यांकन कर दीजिए कि बच्चे ने कैसा काम किया, कितने % नंबर आ सकते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी राय के अनुसार उसमें नंबर देता है, जो उसको समझ में आया उस हिसाब से नंबर देता है, और हम उससे कोशिश करते हैं कि वह ढंग से पढ़े और समय पर उत्तर दे दे। उसके बाद आता है प्रलेखन अनुसूची। जो लेख होता है, प्रलेख होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखकर अनुसूची का एक क्या होता है, उनको जो प्रलेख सूची है, डॉक्यूमेंट सूची है, उनको देखकर जो कि अनवांछित है उनको हटा देता है उत्तरदाता, बोला इनकी जरूरत नहीं है, इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप इन प्रश्नों से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इनका उत्तर दे देंगे। उसके अलावा क्या है, संस्था सर्वेक्षण, किसी भी संस्था के सर्वेक्षण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और प्रकार इसमें क्या है, ये संस्था सर्वेक्षण क्या है, वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे हम प्रत्येक संपर्क कर संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यह कहकर कि भैया आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा और आप बिना किसी संकोच के हमें उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है साक्षात्कार। दोस्तों साक्षात्कार एक तरह से अनुसूची ही है दोस्तों, क्योंकि साक्षात्कार में भी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नकर्ता या अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं और द्विमार्गीय संचार को फलीभूत करते हैं। ऐसा ही यह अनुसूची है, उसमें साक्षात्कार के सारे गुण हैं। साक्षात्कार की तरह इसमें भी अनुसूची में प्रश्नों की सूची होती है, और वह अनुसंधानकर्ता उस समय भी जिसमें उनसे बात करने जा रहा है उस समय भी वह कई क्वेश्चन कर सकता है, पुटअप करके अपने उत्तर प्राप्त कर सकता है। ये तो हो गए प्रकार।
एक संक्षिप्त में अनुसूची के प्रकार हो गए। अब हम जान लेते हैं अनुसूची का महत्व क्या है, क्यों अनुसूची को अपनाया जाए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस के रूप में हम जब जानना चाहते हैं तो ये होता है पहले इंपॉर्टेंस क्या है, यथार्थ तथा ठोस सूचनाओं की प्राप्ति होती है। सॉलिड एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सबसे बड़ा उपकरण है, टूल है ये, एक ऑथेंटिक या साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दोस्तों, जब आदमी खुद फील्ड में गया है और उस उत्तरदाता से विशेष संपर्क में है, आमने सामने प्रत्येक संपर्क में, तो गलती की तो कहीं गुंजाइश है ही नहीं ना। गलती की गुंजाइश नहीं होगी तो क्या होगा, प्रामाणिक, ठोस और एक्चुअल, तो वास्तविक यथार्थ सूचनाएं वो प्राप्त होगी। इसके लिए अनुसूची अन्य सभी विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्या है, प्रश्नों का वास्तविक तथा स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। कई बार क्या होता है, वह उत्तरदाता वो गालमेल करता है, इधर उधर मोल्ड होने की कोशिश करता है, तो हम क्या कहते हैं, सर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमारा काम है वो और अधिक सरल हो जाए। तो वह आपकी जो है आग्रह पर या तो उस उत्तर को नकार ही देगा कि भैया ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया, आप प्रति प्रश्न कीजिए। तो हम उस स्थिति में उसे ऑथेंटिक सूचनाएं, जो सही सूचनाएं, जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो है व्यक्तिगत संपर्क के कारण संकोच आदि का निवारण हो जाता है। अब क्या होता है, जब प्रश्नावली के अंदर हम क्वेश्चन भेजते हैं तो ये संकोच करता है, यार इसका उत्तर ये भरूं कि नहीं भरूं, उसको कैसा लगेगा, जब यदि मैंने ये उत्तर भरा तो क्या पता वो किस सोच का होगा। लेकिन दोस्तों, जब प्रत्येक संपर्क में है तो एक दूसरे की बात से ये पता लग जाता है कि वो किस विचारधारा का है और मेरे को उत्तर कैसे देना है, या उसकी विचारधारा का मेल खाता हूं या नहीं हूं। प्रश्नकर्ता की विचारधारा और उत्तरदाता की विचारधारा वहां पे मेल खाने लग जाती है और क्या होता है, संकोच के लिए कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि जो प्रश्न करता है ना, अनुसंधान करता, वो उस लेवल पर जाकर बात करता है जिस लेवल का वह होना चाहता है, उस लेवल की भाषा का यूज करता है जिस लेवल की भाषा में उत्तरदाता जवाब देना चाहता है। तभी तो उस लेवल पर आ पाएगा, तभी उस स्तर पर आ पाएगा, तभी वह अनुसंधान के कार्य को परिपूर्ण कर पाएगा। उसके अलावा क्या है, उसमें अनुसंधानकर्ता की व्यक्तित्व का पूरा लाभ मिलता है। दोस्तों, क्या होता है, यदि कोई प्राइम मिनिस्टर आपसे फोन पर बात करे और आपसे क्वेश्चनियर करे या आपसे एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर आपको कुछ अनुसूची के माध्यम से जुड़ना चाहे, तो आप क्या करेंगे, आप जो चाहेगा ना उन क्वेश्चनों का वो आप उत्तर देने बैठ जाएंगे। क्योंकि पर्सनैलिटी क्या है आपके सामने, व्यक्तित्व का लाभ जितना अनुसूची में मिलता है ना दोस्तों, वो किसी और प्रवृत्ति में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों प्रत्यक्ष रूप से हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को जब ये लगे, अरे यार इसको तो मैंने टेलीविजन में देखा, आज ये मेरे सामने बैठा है, अरे यार मैंने तो उसको पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, और ये आज मेरे सामने बैठा है। तो दोस्तों, यही नहीं, कई बार क्या होता है, हम जब सीरियल देखे होते हैं या एडवर्टीजमेंट देखते हैं और कोई हमारा फेवरेट अभिनेता अभिनेत्री कोई बात कहते हैं सेवा के रूप में या विज्ञापन के रूप में, तो हम हंसी खुशी मान लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो टीवी पर है, हम ये मानते हैं कि हमसे प्रत्यक्ष जुड़ाव है उसका, और हम क्या करते हैं, उसकी उत्तर देने के रूप में हम उस चीज को उपयोग में करने लग जाते हैं, उपयोग में लाना शुरू कर देते हैं कि यार ये यूज है, वो मेरा जो है फेवरेट अभिनेता या अभिनेत्री कर रही है, तो भी मैं भी उसका, तो ये उत्तर हुआ ना, उन्होंने जो बताया उसके रूप में हमने अपनी राय दी, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को यूज करने लगे। तो यह है व्यक्तित्व का लाभ अनुसूची के रूप में। उसके बाद बात आती है अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, एक तो प्रश्नावली में क्या होता है, घर पे बैठकर 3, 4, 10, 15, 20 दिन में जितना भी हुआ भरकर क्वेश्चन की एक सूची बना के, और जो हमारी प्री पार्टी थी औपचारिक रूप से भरकर भेज दी और सामने वाला भी औपचारिक रूप से भरकर भेजा, तो ठीक, नहीं तो नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, निरीक्षण शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि वो खुद जाता है उस क्षेत्र में और उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, वो निरीक्षण करता है कि क्या यह वस्तुस्थिति सही है, क्या जो ये बता रहा है उसको तो नहीं कहेगा, लेकिन उससे उत्तर प्राप्त करने के बाद वो खुद फील्ड में जाएगा कि उसने जो बातें कही है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्या वो सही है, नहीं है तो पुनः आकर उनसे बात कर सकता है कि भैया ये आपका कुछ यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, तो आप इसको सही करने की कोशिश करें। अब बात आती है तथ्य संग्रह की प्रक्रिया को संक्षिप्त करना। तथ्य संग्रह हम उसको कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में कर दो, क्योंकि मेरे पास भी समय सीमित है और आपके पास भी समय की जो है सीमाएं हैं, तो आप इसे संक्षिप्त कर दो ताकि हम दोनों का काम ईजी हो जाए और हम उसे प्रभावित कर सकते हैं जल्दी ही और कम समय में जवाब देने के लिए। उसके बाद बात आती है लेखबद्ध सामग्री। अब दोस्तों क्या होता है,
प्रश्नावली में वो लिखकर भेजे या नहीं भेजे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हम जब सामने बैठे हैं ना तो वह निसंकोच होकर बिना हिचकिचाहट के हड़बड़ाहट के वो क्वेश्चन को भरकर देगा, उत्तर लिखकर देगा, और वह आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास वो लिखना नहीं जानता है, अनपढ़ है, तो आप उसकी बात को रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कर कर अपने पास रख सकते हैं और बाद में उसे लिख भी सकते हैं। यह महत्व एक अनुसूची में हो सकता है। उसके बाद हो सकता है अधिक प्रत्युत्तर। दोस्तों, यदि प्रश्नावली का आप यूज कर रहे हैं तो आपको जितना ज्यादा उत्तर अनुसूची में मिलेगा उतना प्रश्नावली में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस समय उससे प्रत्यक्ष जुड़कर प्रति प्रश्न कर प्रति उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उस समय आपके दिमाग में नहीं था जब आपने प्रश्न सूची बनाई थी। दोस्तों, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, प्रत्युत्तर करने, प्रति प्रश्न पूछने की कितनी आप में क्षमता है, उस पर डिपेंड करता है, और आप कितना उससे उत्तर निकलवा सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बात आती है, देखिए मैं तो हमने बहुत अच्छे ढंग से जाने, लेकिन दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां अच्छाइयां है तो बुराइयों की वजह से उसकी निंदाएं भी की जाती है। तो दोस्तों, अनुसूची भी इससे अछूती नहीं रही है, उसकी भी कई सीमाएं हैं, उसमें कई दोष है, उसमें कुछ लिमिटेशंस है, उनको जान लेना जरूरी है, जिनको दूर कर हम एक अनुसूची को सही ढंग से यूज में कर सकते हैं। दोस्तों, उसका मेन वजह यह है सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। दोस्तों, हम जब यह बात आती है तो हम हर किसी से हर तरह के सेम प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या भी हो जाती है। हम क्या होता है, कई बार अपने अनुसंधान कार्य से भटक कर वो सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं जो कि दूसरे उससे पूछे, जबकि वो प्रश्न ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे जिसे कि हमें दूसरे से पूछने थे, और हम क्या है उसको नहीं पूछ पाते हैं। उसके बाद दूसरा है सीमित क्षेत्र। दोस्तों, यह जो है अनुसूची है वो सीमित क्षेत्र के उत्तरदाताओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों सीमित क्षेत्र में ही हम जाकर काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बड़ी है, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, तो हम एक तो समय ज्यादा, एक वहाँ की परिस्थितियाँ, एक वहाँ का जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल नहीं होगा, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। केवल सीमित क्षेत्र जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, उस तक ही हम जाकर काम कर सकते हैं। अगला है अत्यधिक महंगी है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कई बार आपको फ्लाइट से भी यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप अनुसंधान को बहुत अधिक ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके लिए महंगी भी है ज़्यादा ये, और आपको वहाँ जाकर उसे मनाने के लिए, उत्तर देने के राजी करने के लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ें देनी पड़ेगी, ताकि वह राजी हो जाए आपका उत्तर, आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, उनके साथ बैठकर और पूरी रात बैठना पड़ता है, तब जाकर एक या दो क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये महंगी भी है। उसके बाद क्या है, संपर्क की समस्या है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमने पूछा कि भैया कहाँ हो आप, तो बोला मेरे पास अभी समय नहीं, क्योंकि वो भाव खाता है, वो क्या है अपने फुटेज दिखाता है, फुटेज खाता है कि भैया मैं ही हूँ राजा, और वो क्या है अपना समय जल्दी से नहीं देता है। तो उस समय ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा अनुसंधान का कार्य लटक जाता है, वो वहीं पे रह जाता है, और टाल मटोल की वजह से, की समस्या की वजह से हमारा अनुसंधान कार्य आगे बढ़ नहीं पाता है। तो दोस्तों, ये सीमाएं हैं एक अनुसूची में, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अनुसूची है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि उसमें अवलोकन के गुण है, तो प्रश्नावली के भी कुछ गुण शामिल है। तो दोस्तों, क्या होता है, वो दोनों का मिक्सचर है, और साक्षात्कार तो है ही वो। ऐसी स्थिति में क्या है कि ऑथेंटिक कार्य हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों कि जब इसमें सीमाएं हैं, इसके दोष है, तो हमने एक चीज और जान लेनी चाहिए कि एक प्रश्नावली और अनुसूची में मेन अंतर क्या है। जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है वो है कि प्रश्नावली और अनुसूची में प्रमुख रूप से अंतर क्या है, दोनों में हम भेद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भेद की बात आती है तो ऐसे कर सकते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची, पहला भेद तो यही है कि अनुसूची में स्वयं अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर और अपने उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है। उसमें क्या करता है, वो प्रश्नावली बनाएगा, उसे मेल के जरिए, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए या डाक के द्वारा भेज देगा, और इतिश्री कर लेगा कि भैया उनके उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको उत्तर मिल ही जाए। जो यथार्थ और वास्तविकता है ना दोस्तों, वो अनुसूची में ज्यादा है, क्योंकि उत्तरदाता स्वयं अपनी आंखों से देखकर, भाल कर और उस वस्तु स्थिति के
संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेता है। पहला अंतर तो यही है। दूसरा है दोस्तों, अनुसूची का उपयोग छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। दोस्तों मैंने जैसे बताया कि अनुसूची के लिए जब अनुसंधानकर्ता सोचता है इसके बारे में, तो उसके सामने खाली कुछ ही गिने चुने उत्तरदाता होते हैं, या भौगोलिक क्षेत्र बहुत सीमित होता है, या आसपास का ही होता है, उसके इर्द गिर्द भी होता है, ताकि वो उन्हीं पर जाकर वो काम करे। लेकिन दोस्तों प्रश्नावली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, क्योंकि आपको बाय पोस्ट भेजना है, डाक से भेजना है, या फिर मेल से भेजना है, वो कहीं भी भेज सकते हैं आप, विदेश में, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी दोनों में भिन्नता है। उसके बाद बात आती है अनुसूची का प्रयोग करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि अधिक प्रति प्रश्न पूछे जा सके। साक्षात्कार में क्या होता है, आप उससे प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं, यही तो अनुसूची में होता है। लेकिन प्रश्नावली में यह महत्वपूर्ण बात नहीं आती है। प्रश्नावली में क्या है, आपने जो एक बार प्रश्न लिखकर भेज दिए ना, वही होगा, क्योंकि आपके दिमाग में उस टाइम जो आया, जो आपने पढ़कर भेज दिए, क्वेश्चन लिखकर भेज दिए। लेकिन अब यदि आपके प्रश्न दिमाग में आते तो आप बार बार उत्तरदाताओं को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या उसमें व्यवधान नहीं डाल सकते, नहीं तो वो एक ने में नेग्लेक्ट कर देगा, बोला ठीक है अब मेरे पास समय नहीं है, अब आप अपना काम खुद करो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। उसके बाद क्या होता है, अनुसूची एक अनौपचारिक विधि है। अनौपचारिक क्या होता है कि आप दोनों प्रत्यक्ष संपर्क में हो, आई कॉन्टेक्ट हो आपके बीच, और एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करें आप। तो दोस्तों क्या होगा कि आई कॉन्टेक्ट होगा, तो वो शर्म के मारे आप उसी समय काम करके देने की कोशिश करेंगे, और आपसे प्रत्यक्ष संपर्क में होने की वजह से उसका एक महत्व भी बढ़ेगा। वाह मेरे पास ये जो है ये प्रश्न आए, और उनका यह रुतबा है, यह व्यक्तित्व है, तो वह उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाएगा, और उसमें अपने जो भी है स्टेटस लगाएगा। तो क्या होता है कि वह इसमें अपनी एक वो प्रेस्टीज है, वो उसको महसूस होती है, तो वह बहुत अधिक मन से काम करेगा। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो औपचारिक कार्य है। आपने प्रश्नों की तालिका या सूची बनाकर भेज दी, और उसने जब भी उसको समय मिला तो भेज दिया, और नहीं तो नेग्लेक्ट कर दिया, कोई जरूरी नहीं है, अवहेलना कर दी, समय नहीं था साहब, नहीं भेज पाया। उसके बाद क्या होता है, अनुसूची का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वाक व अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता या वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो। लेकिन इस अधिकार का उपयोग या प्रयोग करने की छूट कौन देता है, अनुसूची देती है, न कि प्रश्नावली। दोस्तों प्रश्नावली है वो केवल और केवल पढ़े लिखों के लिए ही उपयुक्त है। कुछ स्थिति में हम मान सकते हैं कि अनपढ़ लोगों से हम जो है चित्र के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो उनको लिखना पड़ेगा। तो अशिक्षित लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो अनुसूची साबित होती है। उसके अलावा भी कई है कि जो है इसमें अनुसूची का क्या है, और अनुसूची के लिए जिस निदर्शन का चुनाव किया जाता है वह तुलनात्मक रूप से अधिक वैज्ञानिक है। दोस्तों कम क्षेत्र हो चाहे छोटा ही क्षेत्र हो, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी मिल गई तो यह प्रश्नावली से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है अनुसूची सरल और सुविधापूर्ण होने के साथ ही लचीली होती है। दोस्तों यदि उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, मोल्ड करके दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं है, उसमें जो हमने लिखकर भेजे, चाहे उसके समझ में आए चाहे नहीं आए, वो लिखकर उत्तर भेजे या नहीं भेजे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम अनुसूची के रूप में हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तो हम लचीला स्वभाव दिखा सकते हैं, और हम उसका जो प्रश्न है उसे हम सरल भाषा में उसे करके पूछ सकते हैं, ताकि वह उसे जुड़ाव महसूस करके और अपना उत्तर दे सके। उसके बाद बात आती है दोस्तों अनुसूची द्वारा प्रदत्त उत्तरों का प्रतिशत किसी भी दूसरी विषय की तुलना में अधिक होता है। दोस्तों होता क्या है, अनुसूची में जब उत्तर दिया जाता है वह 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 99.99% तो जरूर होता है। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा कतई नहीं, और 10% भी उसकी गारंटी नहीं है कि उत्तरदाता उस प्रश्नावली को भरकर भेजेगा भी या नहीं भेजेगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, और यह कोई संभावित नहीं है कि वो भरकर भेज देगा। दोस्तों अनुसूची में इसलिए है संभावित क्योंकि आप सामने बैठे हैं और उसको भरवा कर ही लाएंगे, और आपने मन में सोच लिया कि आज मेरे को इतने लोगों से करना है काम, तो आपके पास समय होना चाहिए और वो तो भरकर दे देंगे आपको। जो नेक्स्ट इसका है अनुसूची महत्वपूर्ण विशेषता अवलोकन पर आधारित होना है। उसमें क्या वो खुद क्षेत्र में जाकर और काम करता है, तो इसलिए क्या है अवलोकन के गुण होने से यह बहुत ऑथेंटिक हो जाता है। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं है,
प्रश्नावली में खुद नहीं जाता फील्ड में, जबकि आशा करता है कि उत्तरदाता बनकर भेज दे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वह था अनुसूची। अनुसूची क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी सीमाएं क्या, और दोनों में अंतर क्या, प्रश्नावली और अनुसूची में। तो दोस्तों लेकिन आपको यदि ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानना है तो आपको करना क्या होगा, परम क्लासेस चैनल को बेल आइकन दबाना होगा और उसे सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप अपने दोस्त की हर बात को जान सके, जो कहना चाहता है उसको सुन सके और उसे जीवन में उतार सके और अपने जो परीक्षाएं हैं उसको और अधिक सफलता के साथ पूरी कर सके। दोस्तों एक बार पुनः बेस्ट विशेष फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 विच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 18 जून 2024। तो दोस्तों देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।